नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से मैं आप सभी के लिए यूपी पीसीएस आरओ आरओ 2023 की जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले थे उसके तहत आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के चलते मैंने आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो आपके संभावित प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला से संबंधित कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ये हमारे कुछ संभावित प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी है, जिसका आज पार्ट फर्स्ट में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ संबंधित प्रश्न आपके, इनको हम देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको आता हो आप लोग अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे पेशेंस के साथ देखना, सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके समझ में आने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग है ना, खालिस्तान भरना है आपको, संबंधित है भारत की नागरिकता से। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान में जो हमारे भागों की संख्या वो कितनी है? 22। कितने भाग हैं? 22। और इसमें भाग 2 है जो किससे संबंधित है? आपका नागरिकता से संबंधित, जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। ऐसी भाग 4 में अगर पूछे, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार और भाग 5 में है आपका संघ। क्या है? संघ। ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्रिकेटर MS धोनी को वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था, या इनको ये मानद रैंक प्रदान की गई थी। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर है ना, या यूँ कहें भारतीय टीम के, क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे MS धोनी, इनको प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक प्रदान की गई थी। और इन्हें ये कब प्रदान की गई थी? तो 2011 में इस बेहतरीन से प्रादेशिक सेना की रैंक में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह आप सभी को याद रखना है। और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी का। पूछा गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। आप लोगों से पूछा है सत्य कथन बताना है आपको। तो पशुधन क्षेत्र कुल कृषि GDP का लगभग 25% योगदान देता है। नेक्स्ट आपका कृषि में सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में पशुधन का हिस्सा धीरे धीरे घट रहा है। तो देखिए साथियों, आप सभी को बताया कि पशुधन क्षेत्र यानी कि जो पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुधन जो होता है हमारा, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें लगभग 20 मिलियन, कितने? 20 मिलियन आपके लोग आजीविका जो कि पशुधन से पूर्ण अपने करते हैं या इन पर निर्भर रहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखना है, भारत की लगभग 8% जो आबादी है वो पशुधन से इसको रोजगार प्राप्त होता है। और लगभग 25% इसमें GDP का योगदान भी है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पशुधन का हिस्सा घट रहा है, तो ये गलत है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पढ़ाया है मैंने। भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में। कब की गई थी? 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले थे आपके विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में, कब? 1958 में प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। ठीक है, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था ये। कैसा था? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, भूदान आंदोलन। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? भूदान आंदोलन। क्या है ये? एक स्वैच्छिक भूदान आंदोलन या भूमि सुधार आंदोलन है आपका। नेक्स्ट आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन है। तो आप सभी को पता है यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है और एक क्रिस्टल इसके जमा होने लगते हैं, तो इसके जो क्रिस्टल जमा होते हैं वो सभी जोड़ों पर क्या कर देते हैं? सूजन ला देते हैं। और उन सूजन के कारण आपको क्या होता है? दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है? गठिया। क्या होता है? गठिया रोग। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं गठिया रोग दिवस कब मनाते हैं? तो गठिया रोग दिवस आप सभी को याद रखना है, ये आपका मनाते हैं 12 नवंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 12 नवंबर को आप सभी को याद रखना है गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों की बीमारी है। क्या है? एक हड्डियों की बीमारी है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित बीमारी है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको मायोस्थेनिया। मायोस्थेनिया ये आपका मस्क्यूलर डिसऑर्डर है। क्या है? मस्क्यूलर डिसऑर्डर हो जाता है आपका, जो न्यूरो में संबंधित आपका मस्क्यूलर आपका डिसऑर्डर होता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में से, निम्न में से किन ग्रंथों में से या एक से अधिक प्राचीन शहर के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया किस ऐसी आपकी कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें आपके 16 महाजनपदों को बताया गया है। तो देखिए, अंगुत्तर निकाय ये तो है ही आपका, है ना। इसके साथ भगवती सूत्र, ये दोनों तो आपको पता ही हैं। कौन कौन से? भगवती सूत्र पता है आपको, एक अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है, और भगवती सूत्र का संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तो ये दोनों तो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एक है आपका दीर्घ निकाय। ये दीर्घ निकाय भी संबंधित है किससे? जैन धर्म से। और इन तीनों में ही 16 महाजनपदों को क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 किसमें? आपका ऑप्शन डी, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने चाहिए और काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका। पूछा गया है PSLV लॉन्चर है। कैसा लॉन्चर है? एक तरल ईंधन चरण वाला, एक ठोस ईंधन चरण वाला और एक क्रायोजेनिक चरण वाला। इसके साथ साथ पूछा गया एक ईंधन चरण वाला, 3 ठोस चरण वाला। तो जैसे आपने देखा होगा PSLV, है ना, इसे बोलते हैं हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये आपका कैसा होता है? ये 4 भागों में कैसा होता है? 4 भागों में बटा होता है, 4 भागों में। इस प्रकार से 4 भागों में ये हमारा जो PSLV रॉकेट होता है वो 4 भागों में बटा होता है। इसमें 4 भागों में बटा होने के साथ साथ क्या क्या होता है? तो इसमें 2 तो चरण होते हैं, वो कैसे होते हैं? तरल ईंधन के होते हैं। कैसे होते हैं? तरल ईंधन के। जबकि 2 होते हैं आपके कैसे? ये होते हैं ठोस ईंधन के, जो कि काफ़ी कामयाब होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कैसा? तरल ईंधन। 2 तरल कैसे होते हैं? इसमें 2 तरल के होते हैं, एक और 2 ईंधन के होते हैं, मतलब 2 ठोस के होते हैं, यानी एक ठोस, ठीक है, पहले एक तरल, फिर ठोस, फिर तरल, फिर ठोस। इस प्रकार से ये आपके होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कम गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग। तो देखिए, उपभोक्ता यानी मान लीजिए आप हैं, आप अपने ऊपर रख के रखिए कि आप एक उपभोक्ता हैं और आपकी आय में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है। तो कम गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग क्या होगी? गिरती है, बढ़ती है, समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग एक बार अपने आप पर रख के देखिए कि आप जब एक उपभोक्ता हैं और आपकी आय यानी कि आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी, तो आप कम गुणवत्ता वाली चीज़ को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो इसका मतलब होगा आप उसको नहीं खरीदेंगे, यानी कि उसकी मांग जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? गिर जाएगी। कैसी हो जाएगी? गिर जाएगी इसकी मांग। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे हम लोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और बी को दूसरे का कारण कहा गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, ये पूछा गया है। और आर में कह रहा है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है ना। देखिए, तापमान अगर में वृद्धि होती है तो ग्लिसरीन की सांद्रता नहीं बढ़ती है ना, यानी कि उसका ये इसका विपरीत बता रहा है। जो तरल चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी सांद्रता नहीं बढ़ती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, यानी कथन इसका जो है वो गलत है, जबकि इसका जो कारण है वो बिल्कुल सही है कि तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए ए सही है। किस में सही है? ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से संबंधित है। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न में से कथनों पर चर्चा कीजिए, यानी विचार कीजिए। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ और लेनदारों को नुकसान पहुंचाती है। मुद्रास्फीति आप सभी को पता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति इसे क्या करती है? कंट्रोल करती है। और कितनी होती है आपकी? तो 4 ± 2 तक इसको इस % तक रखा जाता है, ठीक है। मौद्रिक नीति में आपके 6 सदस्य होते हैं, ये भी आपको पता है, जिसमें 3 आपके कहाँ से होते हैं? आरबीआई से, और 3 होते हैं आपके कहाँ से? तो भारत सरकार के। और साल में 6 बार इसको क्या किया जाए? लॉन्च किया जाता है। तो इसमें बताया जाता है मुद्रास्फीति के बारे में। तो देखिए, 2 पॉइंट आपको दिए गए मुद्रास्फीति के।
मुद्रास्फीति लेनदारों को लाभ और देनदारों को नुकसान पहुंचाती है। और नंबर 2 दिया गया है आपको, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सोने के आयात में वृद्धि होती है। आइए दोनों चीज़ देखते हैं। देखिए क्या होता है आपका, समझते हैं इसको मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति धन के मूल्य को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, धन की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, यानी उसका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए मुद्रास्फीति लेनदारों को हानि पहुंचाती है। लेनदारों को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। और देनदारों को यहाँ पर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। यानी क्योंकि उनकी जो पूंजी होती है, किसकी, देनदारों की जो पूंजी होती है वो कम रिटर्न पर प्राप्त होती है। इसी कारण मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती है और लेनदारों को क्या कर देती है, नुकसान कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी को याद रखना है कि लेनदारों को क्या होता है, लाभ होता है, जबकि देनदारों को यहाँ पर मुनाफा नहीं होता है। और जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो बैंक बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपका बीमा होता है वो उनको रिटर्न पहुँचा देता है। और इसके चलते क्या होता है, आपका सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि सोना जो होता है आपका, सोना आप भी अगर रुपये इन्वेस्ट करना चाहें तो सोने में कर सकते हैं, क्योंकि सोने के लिए उच्च मांग सोने से अधिक आयात दर्शाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ये आपको याद रखना है। मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरओ के लिए। इसको एक बार अच्छे से और पढ़ना, आप लोग डिटेल में इसको पढ़ के जाना है एक बार। नेक्स्ट है आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो एथिडियम ब्रोमाइड, इसका नाम आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए। डीएनए का अभिरंजन करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डीएनए और आरएनए की पहचान सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है एथिड ब्रोमाइड का। जब डीएनए और आरएनए की पहचान करनी होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है 12। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए दो कथन है आपके, कथन ए है और कारण आर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कथन कह रहा है हमसे, तलछटी चट्टानों का निर्माण और सौर ऊर्जा का एक कार्य है। सौर ऊर्जा हवा को उड़ाने का कार्य करती है। तो देखिए आपसे पूछा गया तलछटी चट्टानों का निर्माण और सौर ऊर्जा एक ही कार्य है। जी हाँ, ये एक ही कार्य है। सौर ऊर्जा ये क्या है, तो कुछ नहीं होता, ये फालतू का है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। दोनों ही सत्य हैं आपके, लेकिन आर ए का सही विवरण है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं घुमाने वाले। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो ये आप लोग याद रखना है, ये दिवस कौन सा है आपका, जो 10 फरवरी को भी मनाया जाता है और 10 अगस्त को भी मनाया जाता है। तो ये है आपका कृमि हरण दिवस। कौन सा है, कृमि हरण दिवस। ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। कृमि जो होता है, पेट में जो कीड़े होते हैं आपके, बच्चों के अधिकतर हो जाते हैं ये, है ना। तो बच्चों को कृमि मुक्त बनाने के लिए, कैसा, कृमि मुक्त बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आपने सरकारी स्कूल में अगर देखा होगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गोलियाँ खिलाई जाती हैं इस दिन, एक एक कीड़े की गोली खिलाई जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सैक, गौर से पढ़िएगा। सैक एक जापानी मादक पेय है और किण्वन से बनाया गया है। तो किसके किण्वन से बनाया गया है, सोयाबीन के, दलिया के, गेहूं के या चावल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चावल। जापानी मादक पेय है आपका सैक, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, चावल के द्वारा। ठीक है, और चावल की खेती भारत में कहाँ पर होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए एक बार कि भारत में सर्वाधिक चावल की खेती कहाँ पर होती है और विश्व में सर्वाधिक चावल की खेती या उत्पादन कहाँ होता है आपका। नेक्स्ट आपका बृहद, क्या है, बृहद मीटर वेव रेडियो यानी दूरबीन, जिसे GMRT कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है आपका। तो ये आपका GMRT कहाँ स्थित है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका एकदम आपका ऑप्शन सी, पुणे में है। ठीक है, और ये भारत के पुणे के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार यानी RTE कब लागू किया गया था। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो आपको याद ही होगा इसको, 2009 में। कब, 2009 में। तो 2009 का एक ही ऑप्शन है इसमें, ये है 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार यानी RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी अधिनियम आपका अधिनियमित किया गया था। और इसको 1 अप्रैल, कब,
1 अप्रैल 2010 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। और लागू करने वाला पहला जो राज्य था आपका वो कौन सा था, तो लागू करने वाला पहला राज्य था आपका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य ने इसको लागू किया था पहली बार। ठीक है, यहाँ में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है आपसे, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोरम पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इसके। देखिए इसके ऑप्शन है आपसे, एक तो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, एक है आपका एशियाई विकास बैंक, एक है आपका यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, और एक है विश्व बैंक। तो देखिए जो आपका हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, उसे बोलते हैं एशिया आर्थिक फोकस पर अपनी रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944-45 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, वॉशिंगटन डीसी में है। ये आप सभी को पता है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके हेड हैं वो है अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा, ये भी आपको रखना है। और इसमें 189 कितने 189 इसमें कंट्री हैं वर्तमान में। और 189वीं जो कंट्री है इसकी वो है नारू। कौन है, नौरू, इसकी 189वीं कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धन उन लेन देन के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम कर रही है। तो देखिए इकोनॉमिक का क्वेश्चन है आपका, पूछा गया निम्न में से कौन सा धन उन लेन देन के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य कर रही है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं सार्वजनिक खाता निधि। क्या बोलते हैं इसको, सार्वजनिक खाता निधि। और इसमें उन लेन देन के लिए प्रभावित किया जाता है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, देवनामपीय और पियतिस या प्रियदर्शी किस राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां थी। तो हिस्ट्री में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा अशोक को देवनामपीय या प्रियदर्शी या पियतिस भी इसको बोला जाता है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित एक महान सम्राट थे। और आप सभी को याद रखना है, कनिष्क को क्या बोला जाता था, तो कनिष्क को बोला जाता था आपका द्वितीय अशोक। क्या बोला जाता था, द्वितीय अशोक। और इनके शासनकाल में आपकी हुई थी कौन सी, चौथी बौद्ध संगति। जबकि अशोक के शासनकाल में हुई थी आपकी तीसरी बौद्ध संगति। कौन सी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कलिंग का युद्ध इन्होंने कब लड़ा था, 261 BC में इन्होंने लड़ा था अशोक ने। ये भी आपको याद रखना है, अशोक ने 261 BC में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और ये राजगद्दी पर कब बैठे थे, 269 BC में ये अपनी सिंहासन पर बैठे या इन्होंने का राजाभिषेक किया गया था 259 BC में। जबकि इनका धर्म परिवर्तन किसने कराया था, तो वो थे मोगलीपुत्र तिस। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस। इनके द्वारा इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था अशोक का। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। कितने, 14 शिलालेख हैं। और इनका जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में इनकी क्या की गई है, तो 13वें शिलालेख में इनको कलिंग विजय के बारे में बताया गया है 13वें शिलालेख में। ठीक है, इनके बारे में आपको इतना सा याद रखना है अशोक के बारे में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो देखिए मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि चावल उत्पादन में भारत में टॉप पर कौन है और विश्व में टॉप पर कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चावल में पहले तो आपका पश्चिम बंगाल टॉप पर है और विश्व में है आपका चीन। कौन है, चीन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चावल है जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, तो उसका नाम है अमन। अमन जो है आपका एक प्रकार का धान है, धान की एक किस्म है या चावल की एक किस्म है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। वैसे तो आपको एक नाम लग रहा होगा अमन, लेकिन ये धान की एक किस्म है। ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जो आपका धान या चावल उत्पादक राज्य है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप सभी को पता है कौन है, आंवला। विटामिन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और शरीर में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से संभालता है। और बहुत सारी संक्रमण जो बीमारी होती हैं, उन संक्रमण बीमारियों से हमें लड़ने में मदद दिलाता है। विटामिन सी हमारा शरीर क्या नहीं करता, संग्रहित नहीं करता है विटामिन सी। और दूध में
यानी कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो वो विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी आपको पता होगा। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में, या हम कहें विटामिन सी का राजा किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं आंवला को। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसकी समाप्ति का खतरा ना हो, यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं वो कभी समाप्त नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो आप लोग देख लीजिए ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। देखिए पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा आपकी कैसी है, पवन ऊर्जा है एक आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। आपकी नाभ की ऊर्जा समाप्त हो सकती है, सीएनजी समाप्त हो सकती है, एलपीजी समाप्त हो सकती है, जबकि पवन ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी समाप्ति का खतरा नहीं होता, और ये गैर नवीकरणीय संसाधन निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, और जो गैर हमारे नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी भरपाई नहीं की जा सकती। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बता दिया कि ये तो हो गया आपके कैसे, ये तीनों जो हैं आपके कैसे हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा हैं। ठीक है, ये भी आपका रखना है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कैसी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके संबंधित अधिकार क्षेत्र सही ढंग से मेल नहीं खाते। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। किससे, ओजोन परत संरक्षण से। तो देखिए पहले तो हमें पहले ही आंसर मिल गया है हमें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेल नहीं खाता हमारा, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका हमारा सही है, ग्रीन हाउस गैस से यानी ग्लोबल वार्मिंग से कम करना है इसका काम। UN+C ये ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करता है, और रॉटरडैम ये आपका खतरनाक रसायनों को कम करता है। ठीक है, ये भी आपका रखना। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं मेल खाता है, तो यही मेल नहीं खाता है। 24 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक नहीं है। देखिए यहाँ पर भी हमें गौर से पढ़ना होगा, प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौद्रिक आधार, मुद्रा गुणक, या आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमारा देखो क्या क्या होता है, मौद्रिक आधार होता है, ठीक है, मुद्रा गुणक होता है, और एक होता है हमारा केंद्रीय बैंक यानी RBI की स्थापना की विकास दर, जो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन मुद्रास्फीति इसमें नहीं होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी मुद्रा होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का मूल्य कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। इसमें देनदार को फायदा होता है, जबकि लेनदार को इसमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जनगणना आयोजित करता है। तो कृषि जनगणना कौन आयोजित करता है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है आपका। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि करण्या आपकी जारी करता है, यानी इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं। तो ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं, तो ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। कितने होते हैं, 3, ये आपको याद रखना है, 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस में। देखिए क्या क्या कार्य होते हैं ऑक्टोपस के जो हृदय होते हैं, इसमें जो आपका होता है एक हृदय होता है, वो क्या करता है, वो रक्त को पंप करता है, और 2 जो अन्य आपके हैं वो क्या करते हैं, वो गिल्स में रक्त पंप करते हैं। किसमें, गिल्स में। गिल्स इस प्रकार से आपने देखोगे ऑक्टोपस में होते हैं, ये गिल्स होते हैं, ये आपके गिल्स होते हैं, इनमें रक्त प्रवाहित करता है, जबकि पूरे शरीर में कौन करता है, एक हृदय करता है। ठीक है, ऑक्टोपस। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान समय में कोलकाता का गठन किया गया, और ये कब किया गया था, 1990 में, जो कालिकाता, गोविंदपुर, और पूछा गया है कि कौन से नामक 3 गांवों का एकीकरण किया गया था। तो हम सबको पता है कि 1698 में, कब, माफ करना, 1690 में क्या किया गया था, कोलकाता जो 3 गांवों से मिलकर बना था, एक था कालिकाता, एक था आपका गोविंदपुर, और एक था आपका कौन सा, सूतानदी। कौन सा था, सूतानदी। सूतानदी यहाँ पर याद रखना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सूतानदी। तो ऑप्शन ए और बी में तो है नहीं आपका, अगला देखते हैं हम, दिया गया है ऑप्शन डी। तो सूतानदी 3 गांव थे हमारे, एक था कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानदी। ठीक है, इन तीनों गांवों को 1772 में
मिलाकर क्या कर दिया गया था, कोलकाता, जो 1772 में क्या बनाई गई थी आपकी, 1772 में बनाई गई थी आपकी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं राजधानी बनाई गई थी। किसको बनाया गया था, कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। और कोलकाता से आपकी दिल्ली का पहुंच गई तो 1911 में राजधानी पहुंच गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट में स्टेक शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, जो प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियां खरीदता है उन्हें हम द्वितीयक बाजार में बेच देते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29 है आपका, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, आपकी जो अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती हैं, उन्हीं में से एक है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसे बिना बुझा हुआ चूना और पानी के माध्यम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करना है हमें, कौन कौन से कथन हैं जो हमारे सही हो सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश पर शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर जाती है, सही बात है। विद्युत बल्ब रेखा हमेशा आवेशित सतह को सामान्य रूप से प्रविष्ट करती हैं या छोड़ती हैं, ये भी सही बात है। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जी हाँ, ये आपको बहुत याद रखनी होगी, जो बल रेखाएं होती हैं वो दोनों को एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसके हिसाब से ये 1 2 3 तीनों ही सही है। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी एकदम सही है हमारा, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए अगला है 31 क्वेश्चन, इसमें हमें मैचिंग वर्ड करना है और मैचिंग हमें बतानी है। ठीक है, जैसे नॉर्क्रैक ये हमारा कहाँ पर है, तो नॉर्क्रैक है हमारा कहाँ पर, ये है हमारा नॉर्क्रैक है मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय में। सिमलीपाल, ये सिमलीपाल हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है हमारा, सिमलीपाल है हमारा उड़ीसा में। अगस्तमलाई कहाँ पर है, ये केरल में है। और पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, कौन सा है, मध्य प्रदेश में। तो कौन सा बन रहा है हमारा, 3 2 4 1, देखिए 3 2 4 1 कहाँ है हमारा, तो 3 2 4 1 है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, सिंगिरिया, भित्त चित्री और दाम्बुल्ला गुफा चित्र निम्न में से पाए जाते हैं। तो सिंगिरिया, सिंगिरिया आप लोग याद रखिए, केवल सिंगिरिया, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं श्रीलंका में। कहाँ पाए जाते हैं, श्रीलंका में। ठीक है, देखिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, बहुत अंदर से पूछा गया है इसे। ठीक है, ये एक प्रकार से श्रीलंका की संस्कृति है, क्या है, संस्कृति त्रिकोण है, इसको बोला गया है, सिंगिरिया, भित्तिया और दाम्बुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका आंसर पता ही होगा इसका, देखिए क्वेश्चन गौर से पढ़िए, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा गया ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध क्रांति से संबंधित था आपका ऑपरेशन फ्लड, है ना। और इससे संबंधित कौन थे आपके, वर्गीज कुरियन। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मिल्क डे आपका कब मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को आपका मिल्क डे बनाते हैं, जबकि 1 जून को हम विश्व मिल्क डे बनाते हैं। ठीक है, कौन सा, विश्व मिल्क डे। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर एक प्रकार से क्या है आपका, एक डाटा संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी दुर्भावना से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसे हम रैनसमवेयर बोलते हैं। और इसमें कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। इनमें से कौन कौन से, सभी रैनसमवेयर हैं आपके, वन्नाक्राई, बैड रैबिट और एक है पेटाया, यानी उपरोक्त डी, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टूथपेस्ट का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक टूथपेस्ट जो आप करते हैं इसमें कौन सा एक घटक है जो इसमें है। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड है आपका, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ऊर्जा भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मंदक के रूप में कौन कार्य करता है परमाणु ऊर्जा भट्टी में, तो वो होता है भारी जल, जिसे हम बोलते हैं D2O, क्या बोलते हैं, D2O, ये मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसके रूप में काम करता है, मंदक के रूप में। जब एक परमाणु भट्टी कुछ तत्वों के साथ परमाणु को विभाजित करने में
ऊर्जा को मुक्त करती है, तो उसमें जो मंदक का कार्य करता है वो कौन करता है? भारी जल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी झील का दूसरा पोषण कौन सा कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं क्या? जंतु प्रबलक। क्या बोलते हैं? जंतु प्रबलक। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसकी भारतीय क्षेत्र के भीतर विदेशी योगदान शामिल होता है? तो इसमें ये किसका होता है? आपका उपरोक्त में से किसी का नहीं होता। किसी का नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें होता है NDP, इसको हम बोलते हैं, इसको शामिल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, और ये GDP के बराबर होता है। कैसे होता है? GDP के बराबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा नहीं है? तो अटलांटिक महासागर में पूछा गया कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है आपको, ये आपको बताना है। तो लेब्राडोर, ये एक ठंडी जलधारा है। वेंगोला, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। कनारी, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। जबकि कैलिफोर्नियो, ये आपकी पश्चिमी तट पर होती है और कैसी है? एक गर्म जलधारा है। ठीक है, कैसी है? एक गर्म जलधारा है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सागरीय लवणता के अधिक होने का वाष्पीकरण की दर क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं न्यून। क्या बोलते हैं? न्यून। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। आज 40 क्वेश्चन करते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट है, देखता हूँ आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगले पार्ट में हम अन्य सभी क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, इसको आप कंप्लीट करिए, सारे क्वेश्चनों को देखिए, एक बार लगाने की कोशिश करिए, और जितना भी आपका स्कोर आया है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी के जो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।